सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अध्ययन का विषय है वर्ण विचार। वर्णों के बिना हम किसी भी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते, या ऐसा कहें कि बिना वर्णों के किसी भाषा की उत्पत्ति असंभव है और भाषा बिना वर्णों के कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वर्ण और भाषा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। भाषा के अंदर वर्णों का जो महत्व है वही वर्णों के अंदर उसके उच्चारण का महत्व है। यदि हम वर्णों का उच्चारण उचित प्रकार से नहीं करते हैं तो हम भाषा का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, और जब हम भाषा का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो कोई भी हमारी भाषा को, या ऐसा कहें कि हम भाषा के वर्णों से जो कुछ भी हम बोलना चाहेंगे वो कोई भी शुद्ध रूप से नहीं सुन पाएगा। जब भाषा का शुद्ध आदान प्रदान नहीं होगा तो भाषा का महत्व नहीं रह पाता। इसलिए किसी भी भाषा का महत्व जब है जब वह भाषा सही उच्चरित हो, और सही उच्चरित होने के लिए हमें भाषा के उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, स्थान का अर्थ है उच्चारण स्थान। आगे कुछ शब्द दे रखे हुए हैं स्वर। हम सबसे पहले स्वर वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान करेंगे। आपके सामने दो तालिका दे रखी है। सबसे पहले उच्चारण स्थान है। इसमें हमारे शरीर में 9 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ, नासिका। ये एकल उच्चारण स्थान है। इसके पश्चात 7 नंबर पर कंठ और तालु। कंठ और तालु दोनों के मिश्रण से जो उच्चरित होता है शब्द वह कंठ तालु कहलाएगा। कंठ और ओष्ठ के संपर्क से जो वर्ण उच्चरित होता है वह कंठोष्ठ कहलाएगा, और जो वर्ण दंत और ओठ से उत्पन्न होता है वह दंतोष्ठ कहलाएगा। जितने उच्चारण स्थान आपके सामने दर्शित हैं उन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से स्वर उच्चरित होते हैं इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। उच्चारण स्थानों का महत्व हमारे पाठ्यक्रम में अनुस्वार अनुनासिक में अत्यधिक है। देखिएगा, कंठ से उच्चरित होने वाले स्वर है अ, आ। तालु से उच्चरित होने वाले स्थान है ई और ई। तालु हमारे मस्तिष्क के शीर्ष भाग में होता है। मूर्धा, मूर्धा उससे भी ऊपर वाले भाग में होता है। तालु मध्य में है हमारे कंठ से ऊपर। मूर्धा मस्तिष्क का शीर्ष स्थान। दंत हमारे दांत री। ओष्ठ हमारे ओष्ठ ऊ ऊ। नासिका, नासिका के जो वर्ण है वे स्वर में नहीं है। नासिका उच्चरित वर्ण आपको व्यंजन में मिलेंगे। कंठ और तालु, कंठ और तालु क्यों है? ए का निर्माण अ और ई के मिश्रण से होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कंठ का उच्चारण स्थान और तालु का उच्चारण स्थान दोनों मिश्रित हुए। कंठ से अ उच्चरित होता है, तालु से ई उच्चरित होता है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। उसी तरह आप नीचे देखेंगे कंठोष्ठ ओ मिश्रित स्वर है। ओ स्वर के अंदर अ प्लस उ, अ प्लस उ का मिश्रण है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसलिए कंठोष्ठ हुआ। अर्थात एक वर्ण कंठ से बोला जाता है, एक वर्ण तालु से बोला जाता है। एक वर्ण कि आपके सामने स्वरों की एक स्थिति है। स्वर हमारे पास में 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व और दीर्घ में अलग अलग विभाजन है। जो ह्रस्व हैं वे वर्ण आपके सामने दीर्घ भी दर्शित हैं। लेकिन जैसा आपने पहले उच्चारण स्थानों में देखा कि हमने ए और ओ को 2 उच्चारण स्थानों से व्यक्त किया था, उसी तरह से यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट है अ और ई के मिश्रण से ए बनता है, अ और उ के मिश्रण से ओ बनता है। यदि ई की मात्रा ह्रस्व है तो ह्रस्व ए रहेगा, और ई की मात्रा दीर्घ है तो ए दीर्घ हो जाएगा।
ओ के अंदर ऊ यदि ह्रस्व है तो ओ ह्रस्व रहेगा, और ऊ यदि दीर्घ आएगा तो ओ भी दीर्घ हो जाएगा। अर्थात पश्चात वाले जो वर्ण है उसकी स्थिति के अनुसार मिश्रित वर्णों की स्थिति बदलती है। अ दोनों में समान रूप से आएगा। तो हमें मिश्रित व्यंजनों को, मिश्रित स्वरों को अलग नहीं करना है, आप उन्हें दीर्घ में समाहित कीजिए जो हमारे सामने संयुक्त है। आगे देखेंगे आप व्यंजन, देखिएगा क वर्ग। क वर्ग के जो व्यंजन है उसमें से यदि हम स्वरों को हटा देते हैं तो क हलंत हो जाता है, ख हलंत हो जाता है, ग हलंत हो जाता है, ग हलंत हो जाता है। चारों वर्ण ये हलंत हो जाते हैं। क वर्ग के 4 वर्ण, च वर्ग के भी 4 वर्ण, ट वर्ग के भी 4 वर्ण, त वर्ग के भी 4 वर्ण और प वर्ग के भी 4 वर्ण, ये सभी वर्ण हलंत हो जाते हैं। और इन पांचों वर्गों के अंदर व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान है वो कुछ अधिक हैं, या व्यंजन वर्णों की संख्या भी अधिक है। आप देखोगे सबसे पहले कंठ। कंठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन, अंतस्थ और उष्मण, 4 प्रकार की स्थिति है। कर्ण से उच्चरित होने वाले शब्द अ, क, ख, ग, घ, ङ और ह और अ। तालु से उच्चरित होने वाले स्थान च वर्ग संपूर्ण है, ई और ई, य और श। मूर्धा से उच्चरण होने वाले स्थानों में ट वर्गीय संपूर्ण वर्ण आते हैं और स्वर आते हैं। दंत वर्ग में उच्चरित स्थानों में त वर्ग संपूर्ण आता है, और ओठ से उच्चरित स्थानों में प वर्ग संपूर्ण आता है। ये देखिएगा नासिका में आपने देखा होगा जब हमने स्वर में देखे थे तो नासिक के वर्ण नहीं थे, ये हमारे अनुस्वार में प्रयोग होते हैं। अनुस्वार में पंचम वर्ण बिंदु रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हमें वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। कंठ तालु समानार्थक है, कंठोष्ठ समानार्थक है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ स्वरों में कोई वर्ण नहीं था, लेकिन व्यंजनों के अंदर एक वर्ण है व। तो हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्वर और व्यंजनों को देखना है, एक तो कंठ से उच्चरित होने वाले और नासिका से उच्चरित होने वाले। दो वर्णों का हमारे पाठ्यक्रम में विशेष महत्व है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जितने भी व्यंजन हैं इन व्यंजनों के साथ में स्वरों का संयोजन होता है। जब व्यंजनों के साथ में स्वरों का संयोजन होता है तो स्वर व्यंजन पूर्ण हो जाता है। जब हम इन व्यंजन वर्णों से स्वरों को निष्कासित कर देंगे तो ये सारे व्यंजन हलंत हो जाएंगे, ये सारे व्यंजन हलंत हो जाएंगे। जैसा हम वर्ण विच्छेद में करते हैं कि जब हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो स्वरों के साथ में से हम व्यंजन को अलग कर देते हैं और व्यंजन के साथ में से हम स्वर को अलग कर देते हैं। अर्थात व्यंजन की स्थिति को स्पष्ट बताया जाता है कौन सा स्वर उसके साथ में सम्मिलित है, या कौन सा स्वर किस व्यंजन के साथ में सम्मिलित है, हम भिन्न भिन्न कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो आपको देखना है कि जब हम स्वरों को व्यंजनों से अलग कर देते हैं तो व्यंजनों की